चलिए, गुड मॉर्निंग। आज क्या टॉपिक है हमारा? आज जनसंख्या पढ़ना है हमें, ठीक है। इंग्लिश में से डेमोग्राफी कहते हैं, जनांकी भी कह सकते हैं अपन, है ना, जनसंख्यांकी भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा आपको इसका इतिहास बता दूं, इसका बैकग्राउंड बता दूं, इसकी पृष्ठभूमि बता दूं, फिर उसके बाद हम आएंगे, है ना। अभी जो लास्ट हमारी जनगणना हुई थी वो 2011 का डाटा हमारे पास अभी इंपॉर्टेंट है। 2021 में भी जनगणना होना था, हर 10 साल में होती है जनगणना, है ना। मगर 2011 की जो जनगणना है वो डिजिटल जनगणना है, या इंग्लिश में इसको हम सेंसस कहते हैं, ठीक है। तो वो अभी हुई नहीं है, मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है अभी? 2011 का डाटा, ठीक है, जो गवर्नमेंट जो हमारी डाटा हुई है। तो पहले हम इसका इतिहास देख लेते हैं कि कहां से इसकी शुरुआत होती है। तो लिखिए पहले जनसंख्या, पॉपुलेशन, ठीक है। ये इसे अपन एक वर्ड में और कह सकते हैं, सेंसस भी कहा जाता है इसको। सेंसस, सेंसस को कहा जाता है जनगणना, ये वाली जनगणना, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी? 2011 की, अभी जो लास्ट जनगणना हुई थी, ठीक है। सबसे पहले जो जनसंख्या का जो इतिहास है ये आपको कब देखने मिलेगा? ऋग वैदिक काल में। वहां भी इस शब्द के बारे में उच्चारण हुआ है, और छोटे छोटे जो ग्राम होते थे वहां पे जनसंख्या करवाई जाती थी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाएगा, जो हमारा ऋग्वेद पीरियड चलता था, जो सबसे प्राचीन वेद है, वहां पे हमें देखने मिलेगा ये, ठीक है। ये चला था 1500 से 600 बीसी के बीच। बीसी मतलब ईसा पूर्व। यहां पे हमें एक थोड़ा सा हमें साक्ष्य मिलते हैं किसके? जनगणना के, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हमें जब मौर्य वंश आते हैं, तो जो कौटिल्य होते हैं, कौटिल्य या इनको विष्णुगुप्त कहते हैं, कौटिल्य विष्णुगुप्त एक किताब लिखते हैं जिनका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र करके उन्होंने एक किताब लिखते हैं, इस पे इसके बाद इसका बारे में वर्णन मिलता है। मतलब ये जो टाइम पीरियड होता है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का टाइम पीरियड होता है, 321 बीसी से 296 बीसी। बीसी मतलब समझ रहे हो ना, बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व, ठीक है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग लिया जाता है ना, जीसस के जन्म से लिया जाता है। तो हमें यहां साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पुराना साक्ष्य मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, किसका? जनसंख्या का, ठीक है। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और कौटिल्य विष्णुगुप्त ये नाम है किसका? चाणक्य का, ठीक है। किसका नाम है ये? चाणक्य का नाम है। तो चाणक्य जो एक किताब लिखते हैं अर्थशास्त्र, ये मौर्य के समय की किताब है, और जब ये किताब लिखते हैं 321 बीसी से 296 बीच में, तो यहां भी जनगणना के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये प्राचीन समय में हो गया, एंशियंट में हो गया, प्राचीन या एंशियंट टाइम में हमें इसके बारे में साक्ष्य मिल गए। इसके बाद हम आ जाते हैं मेडिवल में, ये मध्यकाल में। जब मध्यकाल में हम आते हैं, मध्यकाल, ये मेडिवल पीरियड चालू होता है। मेडिवल पीरियड तब चालू होता है जब मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 में, पहला मुस्लिम इन्वेडर जो होता है या आक्रमण होता है, उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है? मध्यकाल की स्टार्ट होती है। जब वो आते हैं तो यहां पे अबुल फजल करके एक व्यक्ति रहते हैं, ये अकबर के लिए एक किताब लिखते हैं जिनका नाम होता है आईने अकबारी। आईने अकबारी। अब्दुल फजल करके एक व्यक्ति होते हैं जो एक किताब लिखते हैं मध्यकाल में, जिनका नाम होता है आईने अकबारी। और ये अकबर पे लिखी गई किताब है, क्योंकि अकबर क्या होता है? अनपढ़ होता है, ठीक है। वो खुद की किताब तो लिख नहीं सकता, तो उसके जो 9 रत्नों में, उसके 9 जेम में जो एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है अब्दुल फजल। अब्दुल फजल आईने अकबारी लिखता है, तो आईने अकबारी में भी हमें जनगणना के बारे में, जनसंख्या के बारे में हमें पता चलता है। तो मध्यकाल में हमें इस किताब से ही पता चलता है कि ये एक पुराने समय से चली आ रही है ये प्रथा, ठीक है। समझ में आ रहा है?
और ये आपके मध्य प्रदेश से भी संबंधित है। 1602 में फजल हत्याकांड हुई थी, ठीक है। जहांगीर के दोस्त ने, वीर सिंह बुंदेला ने इनको हत्या कर दी थी इनकी, ठीक है। तो लिख लीजिए, आपके मध्य प्रदेश से भी इंपॉर्टेंट है ये। 1602 में फजल हत्याकांड, और जहांगीर के दोस्त रहते हैं वीर सिंह बुंदेला, और वीर सिंह बुंदेला इनकी हत्या कर देते हैं। वीर सिंह बुंदेला ये एक रियासत थी, हम लोग पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। एक डायनेस्टी थी, एक रियासत थी जिसके अंदर अजयगढ़ रियासत आती थी, चौरागढ़ रियासत आती थी, है ना, चंदेरी रियासत आती थी, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया। सबसे पहला जो साक्ष्य हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के बाद हम जब आते हैं तो प्राचीन समय में कौटिल्य विष्णुगुप्त की एक किताब होती है अर्थशास्त्र, वहां पे जनगणना के बारे में पता चलता है। और उसके बाद हम एंशिएंट में आते हैं तो हमें अब्दुल फजल एक किताब लिखते हैं आईने अकवारी, तो उस पर भी हमें किसके बारे में पता चलता है, जनसंख्या के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसके बाद भारत में ब्रिटिशर आ गए, ब्रिटिश का आगमन हुआ, और जब ब्रिटिश का आगमन हुआ तो एक वाइसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो। और ये टाइम पीरियड था 1872 का, और इन्होंने सबसे पहले यहां पे क्या करवाया, जनगणना की शुरुआत करवाई, ठीक है। तो इन्होंने यहां पे सबसे पहले क्या करवाया, जनगणना की शुरुआत करवाई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो आप क्या बोलोगे, 1872। और उस समय कौन से वाइसराय थे, तो वाइसराय जी थे लॉर्ड मेयो, है ना। जयपुर कॉलेज इन्हीं के समय बसा था, ठीक है। और लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनकी हत्या कर दी गई थी, अंडमान एंड निकोबार में इनकी हत्या कर दी गई थी। अगर पूछेगा इनकी समाधि कहां है तो कहां चले जाओगे, अंडमान एंड निकोबार में। मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न यहां से बनते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हम लोग पहुंच गए कहां पे, मॉडर्न में, आधुनिक काल में पहुंच गए। मतलब अगर प्राचीन समय में देखे जाएंगे तो ऋग्वेद जो सबसे प्रमुख ग्रंथ, सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद, ठीक है। उस पे उसकी पहले जो 1500 से 600 के बीच में जो ऋग्वेदिक काल जो चला था, ठीक है ना, फिर उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड आए थे, तो उन्हीं के बीच में हमें यहाँ पे उसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद हम एंशिएंट में आते हैं, तो एंशिएंट में कौटिल्य जो विष्णुगुप्त मौर्य के समय थे, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, मौर्य पीरियड लिख सकते हो, मौर्य पीरियड, मौर्य पीरियड जो चला था ना, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, जो चतुष्कोणी राजा था, ठीक है। तो उनके समय जो उनके दरबार में एक मंत्री रहता था जिसका नाम था कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य, जो तक्षशिला के गुरु थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है, समझ में आ रहा है, वो थे। उनके एक किताब अर्थशास्त्र में इसके बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते तो हमें मध्यकाल में अकबर आ जाते हैं। मतलब अकबर का जो पीरियड है, अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 से लेकर 1605, ये टाइम पीरियड था। तो यहां पर इनके 9 रत्नों में से एक जो थे वो कौन थे, अबुल फजल। और अबुल फजल उनके लिए किताब लिखते हैं जिनका नाम है आईने अकवारी, या ऐसे एक नाम से और बुलाया जा सकता है, आप लिख सकते हो अकबरनामा। तो ये किताब लिखते हैं अब्दुल फजल, और इस पर भी वर्णन करते हैं किसके बारे में, जनसंख्या के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं और उसके बाद आ जाते हैं कौन, ब्रिटिशर। उसके बीच में फिर इसके बीच में कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद जब आते हैं हमने और देखते हैं कौन, ब्रिटिशर का आगमन हो जाता है, और जब हमारे देश में अंग्रेज आते हैं, और जब फिर वारेन हास्टिंग आ जाते हैं, जो बंगाल के पहले क्या बनते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है। फिर चलते चलते क्या होता है, भारत के गवर्नर जनरल होते हैं तो लॉर्ड विलियम बेटिक बनते हैं, और चलते चलते इस पद को वाइसराय का पद कर दिया जाता है। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय थे, और जब वो पद आ जाता है तो वहां से वाइसराय बोला जाने लगता है। और जब वाइसराय बोला जाने लगता है तो लॉर्ड मेयो आते हैं, 1872 की बात है, और उस समय इन्होंने क्या करते हैं, जनगणना की शुरुआत करते हैं। तो यहां से जनगणना की एक शुरुआत मानी जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो क्या बोलोगे, 1872। अब जब यहां पे हुई इसकी शुरुआत, तो यहां पे अब किसी को जनगणना करवाने की जो जिम्मेदारी होती है, तो उसके लिए हमें एक आयुक्त नियुक्त करना पड़ेगा।
एक कमिश्नर नियुक्त करना पड़ेगा जो पूरे जनगणना को क्या करना है, मेंटेन करना पड़े। तो जब हम इसको यहां से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे हम पहला जनगणना आयुक्त बनाते हैं इस समय 1872 में, वो थे WC प्लाडेन। लिखिए, इतनी कहानी समझ में आई है, इसका बैकग्राउंड। तो ये हो गया हमारा कुछ पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, या इसको हम इंग्लिश में अपन कह देते हैं बैकग्राउंड। क्लियर? इतना समझ में आया कि हम कैसे यहां तक पहुंचे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो समय आ गया अब किसका, लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो, जिनकी हत्या कर दी गई थी कहां पे, अंडमान एंड निकोबार में। इनके समय में 1872 का पीरियड रहता है। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई। (1872) में, ठीक है, भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत की गई। और यहां पे प्रथम लिख लीजिए, प्रथम जनगणना आयुक्त, इसे सेंसस कमिश्नर कहते हैं। आयुक्त हिंदी में कमिश्नर को कहा जाता है, लिख लीजिए कभी कंफ्यूजन ना हो, सेंसस कमिश्नर। तो पहले सेंसस कमिश्नर यहां पे बनते हैं और किनको बनाया जाता है, WC प्लाउडेन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और इनके नेतृत्व पे यहां पे जनगणना होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन क्या बनते हैं देखिए, पहली व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत कहां होती है, यहीं पर होती है। क्लियर? सब समझ में आया? अब ये आए, लॉर्ड मेयो आए 1872 में, और इसके बाद 10 साल बाद एक और व्यक्ति आते हैं, एक और गवर्नर आते हैं जो सबसे अच्छा वाइसराय रहा, सॉरी वाइसराय बोलते हैं उस समय, तो सबसे अच्छा वाइस रहा, जिसका नाम है लॉर्ड रिपन, जिसे नाइटिंगेल ने उद्धारक कहा गया था, है ना, लिबरल पीपल कहा गया था इसको। उनके बाद जो आते हैं लॉर्ड रिपन। कारखाना अधिनियम इन्हीं के समय आया था। इल्वर्ट बिल आपको इन्हीं के समय देखने मिलेगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन साहब आ गए। अब लॉर्ड रिपन का जो टाइम था वो था 1881, और यहां पर भारत की पहली आधिकारिक जनगणना की शुरुआत होती है। क्वेश्चन पकड़ रहे हो? ऑफिशियल क्वेश्चन आते हैं। भारत की पहली ऑफिशियल सेंसस की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय मानी जाती है 1881 में, और यहीं से शुरुआत होती है कि अब हर 10 वर्षों में जनगणना कराई जाएगी। क्वेश्चन आ चुका है, 10 वर्षों में एक बार जनगणना की जो नियम है, ये रूल है, ये रेगुलेशन है, कब शुरुआत हुआ है, किसके समय में हुआ है, लॉर्ड रिपन के समय में। क्लियर? आ रहा है समझ में? ठीक है, 1881 में पहला कारखाना अधिनियम, इल्वर्ट बिल इन्हीं के समय आया था। इन्हें फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट जो था, स्थायी स्वशासन के जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, और एक स्थायी स्वशासन का पुराना रूप आपको देखने मिलेगा कहां पे, चोल वंश में। ठीक है, जिसकी स्थापना करते हैं विद्यालय, जो साउथ में था। मैं बताऊंगा जब आपको पंचायती राज, तब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा उसके बारे में। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, इसको लिख लीजिए, इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ
लोकल गवर्नमेंट, स्थायी स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इनको, लॉर्ड रिपन को। भारत का उद्धारक भी कहा गया है इनको, नाइटिंगेल ने कहा है इनको, ठीक है। तो यहां से अब हमारी क्या होती है, एक व्यवस्थित जनगणना शुरू हो जाती है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बनते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इस समय जो पहला जनसंख्या आयुक्त कौन था, तो डब्ल्यूसी प्लाडेन बता दीजिए। भारत की प्रथम जनगणना, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, तो क्या बोलोगे, लॉर्ड मेयो के समय हुई, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन आप सीधा पूछेगा भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत कब मानी जाती है, तो क्या बोलोगे, 1872 में, ठीक है। और अगर वॉइस राय पूछेंगे तो कौन थे, लॉर्ड मेयो, और इनकी हत्या कर दी गई थी। और इनको कहां पे, इनको, इनकी समाधि है, टॉम कहां पर है, अंडमान एंड निकोबार में, है ना। पूछा जाता है सीधे कि कौन से वाइसराय की हत्या कर दी गई थी, एक ये है और एक लॉर्ड कार्निवालिस है। तो लॉर्ड कार्निवालिस की समाधि आपको देखने मिलेगी गाजीपुर, जो काशी की बहन कहा जाता है। अभी काशी कॉरिडोर काफी चर्चित में है ना, ज्ञानवापी मस्जिद आपने सुना होगा, कभी औरंगजेब ने बनवाया था उसको, ठीक है। तो उसकी काशी की बहन कहा जाता है इसको, गाजीपुर को। तो गाजीपुर में लॉर्ड कार्निवालिस जो थे ना, जिन्हें परमानेंट सेटलमेंट का फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट भी लाया था उन्होंने, स्थायी स्व बंदोबस्त प्रणाली जो लाए थे, किसने लाया था, किसने लाया था, लॉर्ड कार्निवालिस। तो उनकी समाधि अगर कभी पूछेगा तो गाजीपुर जाना, जो कि यूपी में है, जिसे काशी की बहन कहा जाता है। और लॉर्ड मेयो अगर पूछेगा तो अंडमान एंड निकोबार में, वहां पे उनकी समाधि, उनकी हत्या कर दी गई थी। सिर्फ 2 ही वायसराय ऐसे हैं जिनकी भारत में देखने मिलती है, ठीक है। इसके बाद सीधा पूछता है इस समय प्रथम जनगणना आयुक्त, पहले सेंसस कमिश्नर कौन थे, पहले सेंसस कमिश्नर, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे, बोलिए, डब्ल्यूसी प्लाडेन जी, ठीक है। इसके बाद पूछता है भारत में प्रथम व्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब सिस्टमैटिक जनगणना, प्रथम सिस्टमैटिक सेंसस कब हुआ, किसके समय शुरुआत हुई, लॉर्ड मेयो के। सीधे क्वेश्चन आता है, क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं लॉर्ड रिपन के टाइम में, और लॉर्ड रिपन भी जनसंख्या या जनगणना के लिए काम करते हैं। और ये लॉर्ड रिपन मतलब 1881 में इनका पीरियड, इनका टाइम पीरियड चलता है। और जब ये चलता है तो इन्होंने क्या करते हैं, ये भी भारत की पहली आधिकारिक जनगणना की शुरुआत करते हैं, ऑफिशियल। क्वेश्चन आता है सीधे, पहली ऑफिशियल, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखिए, आधिकारिक जनगणना, ये ऑफिशियल है। सेंसस जनगणना जो होती है किसके समय होती है, लॉर्ड रिपन के समय। और इन्हीं के समय से हर 10 वर्ष में जनगणना कराई जाएगी, इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारी क्या था, बैकग्राउंड था। इस प्रकार से हमारी क्या हुई, शुरुआत हुई किसकी, जनसंख्या की, जनगणना कराने की, ठीक है। और कितनी जनगणना और क्या और डाटा बनने लगा, क्लियर। अब हम आते हैं इसके बाद, अब इसके बाद इसके कुछ नियम देख लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ, अब जब जनगणना हुई तो अब देखिए इसके बारे में जो बताया जाता है जनसंख्या के बारे में, ये हमारे भारत के संविधान, भारत के संविधान की अनुसूची, अनुसूची मतलब क्या होता है, शेड्यूल, है ना। कितनी शेड्यूल है, कितने शेड्यूल है भारत में, 12। कितनी है, 12 अनुसूची है। इसमें से जो 7वीं अनुसूची है ना, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट होती है। कौन कौन सी लिस्ट होती है, एक होती है संघ सूची, संघ सूची मतलब होता है सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, है ना। दूसरी होती है कौन सी अनुसूची, राज्य सूची, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। और तीसरी होती है समवर्ती सूची,
इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। क्या होता है ये 7वीं अनुसूची है, 7वें शेड्यूल में वर्णन है। तो देखिए सेंट्रल सूची है, संघ सूची जो होते हैं इसमें ऐसे कानून बनाए जाते हैं या ऐसे विषय रखे जाते हैं जो केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकता है। समझ में आया? 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट जारी होती है जिनमें होता है सेंट्रल मतलब संघ सूची। संघ सूची में ऐसे विषय में कानून बना सकते हैं जो सिर्फ पावर है किसको? केंद्र को। जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, आर्मी, थल सेना, ये सब क्या होते हैं? ये केंद्र सरकार के अंदर आते हैं। इनमें अगर कोई चेंजेस करना है, इनमें अगर कोई कानून बनाना है तो ये पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। और अभी वर्तमान में अगर हम देखा जाए तो कितनी लिस्ट है इसमें? पहले हुआ करती थी इसमें 97, अभी कितनी है? 100 विषय हैं। ऐसे 100 विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार अपना कानून बना सकता है। ठीक है, उसी के तहत आती है एक राज्य सूची। राज्य सूची मतलब जिस पर कानून बनाने का पावर किसके पास है? राज्य सूची के पास है। ठीक है, तो यहां पे जैसे कृषि जो विषय है वो किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, यहां पे जो पावर रहेगा कुछ तो रहेगा राज्य सूची का। अब यहां पे कितने हैं टोटल? पहले थी यहां पे कितनी लिस्ट? कितनी लिस्ट थी? अभी वर्तमान में 61। कितनी है? 61 है। ठीक है, और समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसपे ऐसे विषय में कानून बनाना जिसपे संघ भी बना सकता है और राज्य भी, है ना। जैसे परिवार नियोजन, है ना, फैमिली प्लानिंग, इस पे अगर कानून बनाना है, परिवार नियोजन, वन, फॉरेस्ट, शिक्षा, एजुकेशन, ये सब काय में आता है? समवर्ती सूची में आता है। और अभी इस पे वर्तमान में 52 विषय हैं, 52 लिस्ट है। समझ में आया? आ रहा है समझ में कि नहीं? अब हमारी बात आती है तो क्वेश्चन आता है कि जनगणना किसका विषय है? तो आप क्या बोलोगे? संघ सूची का, मतलब केंद्रीय विषय है। मेरा समझाने का यही उद्देश्य था कि जो ऑब्जेक्टिव था मेन वो क्या था कि जो अगर पूछेगा कि जनगणना जो है किसका विषय है तो आप क्या बोलोगे? किसका है? केंद्र का। माने जनगणना केंद्र सरकार के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। केंद्र सरकार, मतलब जो जनगणना कराती है वो कौन कराती है? केंद्र सरकार, ना कि राज्य सरकार। राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अनुच्छेद 246 पावर देता है केंद्र सरकार को कि आप जनगणना कराइए। अनुच्छेद 246 के तहत भारत में केंद्र सरकार जनगणना कराती है गृह मंत्रालय के अधीन। गृह मंत्रालय के अधीन। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन सब आ चुके हैं। कौन सा मंत्रालय काम करता है, किसके अधीन है और किस अनुच्छेद में? 246। पूरी बात समझ में आई? पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो शेड्यूल है उसमें 12 शेड्यूल होते हैं। उस 12 शेड्यूल में जो 7वां शेड्यूल है ना, कभी कोड बता दूंगा आपको इसको तो पूरे शेड्यूल आपके याद हो जाएंगे। जो उस पर 7th शेड्यूल है, जो 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है। एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और दूसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट का प्रावधान दिया गया है। उसमें अगर हम सेंट्रल लिस्ट के बारे में बताएंगे, मतलब ऐसे विषय जो कि केंद्र सरकार बना सकती है, जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, जैसे रेलवे, है ना, पोस्ट ऑफिस, थल सेना, ये जो विषय है इनमें कानून बनाने की शक्ति रहती है संघ सूची की। तो पहले जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारे पास कितने? 97 विषय थे। पर वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं? ये कितने विषय हैं? 100। ठीक है,
उसी तरह राज्य सूची होती है, तो राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार रहता है वो किसके पास रहता है? किसके पास रहता है? राज्य सरकार के पास। ऐसे विषय जैसे एग्जाम्पल मैंने बता दिया, क्या? कृषि, एग्रीकल्चर, ये राज्य सूची में आते हैं। और पहले इस पे 66 थे जब देश आजाद हुआ, तो हमारे वर्तमान में कितने हैं? 61 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसे जिसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बना ले। ठीक है, तो ऐसे आते हैं, ये कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और वर्तमान में इस पे 52 विषय हैं। पहले 47 हुआ करते थे, 5 और ऐड कर दिए। और जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आपको बताया था 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 जो आया था, उसमें परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, इसकी शुरुआत होती है 1952 से। ये जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान था। परिवार नियोजन, वन, शिक्षा, फॉरेस्ट, एजुकेशन, इनको किस विषय में डाल दिया गया है? समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट अगर पूछे, अगर इसकी जो धारणा है कहां से लिया गया है, तो आप क्या बताओगे? ऑस्ट्रेलिया। कहां से लिया गया है ये? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बोरो है, हमने बाहर देश से लिया है ना। फिर ये कुछ जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही बना है ना। तो ये कहां से लिया गया था? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया था। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जिसकी कैपिटल है कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है जो कि इसको ओशेनिया कहा जाता है, मैं बताऊंगा। मेलेनेशिया है ना, और ओशेनिया है ना, और एक दो लोग से मिलकर पूरा बनता है ये, है ना, ऑस्ट्रेलिया। और मैं उसके पूरे कोड बता दूंगा आपके, तो पूरे उसके वो भी बता दूंगा कहां कहां इसकी कैपिटल है ना। और स्कॉट मॉरिसन करके व्यक्ति यहाँ पे क्या है अभी? क्या है? पीएम है। और यहाँ पे क्या चलती है? डॉलर चलती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बता दिया, समझ में आया। इसके बाद जनगणना जो है सीधा पूछा जाता है, किसका विषय है? केंद्र सरकार द्वारा करवाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कौन पावर देता है? संविधान का अनुच्छेद 246